नमस्कार दोस्तों, दक्ष फोरम क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप लोग के बीच लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान पेपर। वो भी जिन जो जो बच्चे भाई बहन मित्र पेपर दे रहे हैं, जो यूपी बोर्ड, और जान ही रहे हैं कि इंग्लिश के बाद अगला आपका पेपर है सामाजिक विज्ञान, उसके बाद आपका मैथ है। तो मैथ का मैराथन क्लास जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। तो आइए देखेंगे हम सामाजिक विज्ञान में क्या क्या पूछा जाएगा। इसको ध्यान दीजिए। अब पढ़ने से पहले आप याद रखिएगा क्या करना है आपको। पहले पढ़ने तो बहुत लोग समाज सीरीज पढ़ डाल रहे हैं, बुक पढ़ डाल रहे हैं, लेकिन आपको ऐसे नहीं। कॉपी रखिए, पेन रखिएगा, ठीक है। अब पेपर में सामाजिक विज्ञान में आपको ज़्यादा लिखना, आप बी कॉपी भर के आएंगे, ए और बी किसी हाल में भरेंगे। और क्या क्या लिखना हम बता दे रहे हैं। आप पहला देखिए प्रश्न क्या है। तो आपको जैसे पेपर में लिखना है वैसे आप लिखिएगा, यहाँ हम बता रहे हैं मित्रों। तो पहला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन से पहले याद रखिएगा आपको हमने हिंदी जितना बताया आपको मिला, विज्ञान भी मिला, और आपका कला तो एकदम छप के वही आया था, हिंदी भी वही था, सामाजिक विज्ञान भी इससे बाहर कुछ नहीं रहेगा। और मैथ में तो आपको 100%, जो भाई बहन मैथ में एकदम जीरो हैं, पूरे साल में कभी नहीं पढ़े हैं, उनको हम 2-3 दिन का क्लास दे रहे हैं। वही अच्छे से देख डालिएगा, लगा डालिएगा सवाल, आपका 100% अच्छा नंबर आ जाएगा पूरे गारंटी के साथ। दक्ष फोरम क्लासेस इसीलिए फेमस मित्रों, ठीक है। तो देखिए, जो साल भर में कवर होता है वो आपका 2 दिन 3 दिन में हम कवर कर देते हैं। वैसे ही यूपी पुलिस की देखिए, अगर आपके संपर्क में जितने भाई बहन मित्र दोस्त हैं तो आप बोल दीजिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यूपी पुलिस समीक्षा अधिकारी और यूपी पीसीएस आर्मी के 2 दिन के बाद तो वीडियो उनका भी मिलने लगेगा, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीएस, जीके, ठीक है। तो आइए, और आप याद रखिएगा, धीरे धीरे आप लिखते जाइएगा, हम बोलते जा रहे हैं। पहला प्रश्न क्या है, आप पहले हेडिंग डालिएगा, प्रश्न उत्तर नंबर पहला। क्या लिखेंगे? प्रश्न उत्तर नंबर पहला, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की समीक्षा करें। क्या प्रश्न पूछ रहा है? या अगर लिख नहीं पा रहे तो आप खाली ध्यान से वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखिएगा। भी सामाजिक विज्ञान पेपर पर जब सुने रहेंगे, देखे रहेंगे, तो याद रखिएगा आपको याद हो जाएगा। जैसे फिल्म में क्या होता है, 3 घंटे में फिल्म आपको देखते भी हैं, सुनते भी हैं, दिमाग उसी पे केंद्रित करते हैं। और अगर आपसे बाहर पूछा जाए कि भैया फिल्म में कैसे कैसे मारपीट हुआ था, तो आप A to Z पूरी कहानी बता देंगे। सेम टू सेम सामाजिक विज्ञान में वही हल करना, याद रखिएगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं, इससे हम सीरीज में से हेडिंग देख के सीरीज में से हम लिख लेंगे, तो बहुत बड़ी गलती करेंगे, याद रखिएगा मित्रों, ठीक है। तो देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की समीक्षा करें। तो देखिए, 19वीं शताब्दी के दौरान राष्ट्रवाद एक शक्ति के रूप में उभरा, जिसने यूरोप के वंश राज्य साम्राज्यों के स्थान पर देश और राज्य के उदय का नेतृत्व किया। फ्रांसीसी क्रांति के आधुनिक राष्ट्रवाद का मार्ग प्रशस्त किया। फ्रांसीसी क्रांति ने पुराने राजशाही आदेश पर सवाल उठाया और एक लोकप्रिय राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित किया, और एक संयुक्त समुदाय के रूप में राष्ट्र पर बल देने के लिए फ्रांसीसी क्रांति पितृभूमि नागरिक और फ्रांसीसियों लोगों के बीच एक फ्रांसीसी ध्वज का विचार दिया। इसने सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून के साथ एक केंद्रीय प्रकाशित प्रणाली की शुरुआत की। क्षेत्रीय भाषा की जगह देश की एक सामान्य भाषा के रूप में स्वीकार किया गया, और जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड 18वीं शताब्दी के मध्य राजशाहियों और डच्चों और कैंटनों में विभाजित थे, जिनके शासकों ने अपने स्वतंत्र प्रदेशों का निर्माण किया। ठीक है मित्रों। तो अगर पूछा जाएगा, अगर 6 नंबर में आपका ये प्रश्न पूछा जाएगा तो आप बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे, और अगर इसी में से प्रश्न पूछ लिया जाएगा 4 नंबर का तो आप इसको घटा के लिखेंगे, और 2 नंबर का पूछा जाएगा तो आप अपने अनुसार इसी में से चुनकर लिखेंगे प्रश्न। कहीं भी पूरे प्रश्न में याद रखिएगा, अगर यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित कुछ भी पूछा जाएगा तो आप यही लिखेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, आप हेडिंग डालेंगे प्रश्न उत्तर नंबर दूसरा, रॉलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया और क्या परिणाम हुआ। तो रॉलेट एक्ट भारतीयों के व्यापार विरोध के पश्चात 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। इस एक्ट के अनुसार राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक जेल में रखने का प्रावधान था। इस एक्ट में नो अपील, नो वकील और नो दलित का प्रावधान था।
अर्थात किसी भी व्यक्ति को महज संदेह के आधार पर बिना कारण बताए गिरफ्तार किया जा सकता था। गांधी जी ने इस एक्ट को काला कानून बना बताकर इसका विरोध किया। रालेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को गांधी के नेतृत्व में अहिंसक आंदोलन चलाया गया, जिसमें जगह जगह जुलूस एवं हड़तालों की गई। सरकार के दमकारी कानून के विरोध में लोग बड़ी संख्या में 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए और एकत्रित लोगों ने रालेट एक्ट का जमकर विरोध किया। साथ ही लोगों ने उन नेताओं की रिहाई की मांग करने लगे और जो इन एक्ट के विरोध करने के कारण गिरफ्तार किए गए थे। पंजाब के तत्कालीन पुलिस ऑफिसर जनरल डायर ने उस मैदान के सभी रास्ते बंद करवा दिए, अपने सिपाहियों को गोली चलाने का आदेश दिया। इस घटना में सैकड़ों लोग मारे गए। रालेट एक्ट एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात ही गांधी जी ने पूरे देश में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का फैसला किया। ठीक है मित्रों, तो याद रखिएगा, अगर प्रश्न आपको पूछा जाता है रालेट एक्ट क्या था, तो आप इसके बारे में इतना लिख देंगे। बार बार हम कह रहे हैं मित्रों, आपको वीडियो सुनना पड़ेगा, लिखिएगा कम, सुनिएगा ज़्यादा। अगला प्रश्न आता है, चाहे पेपर में पूछा जाएगा महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन या असहयोग आंदोलन, कहीं भी हेडिंग अगर मिलता है तो आप इसका उत्तर सीधे यही देंगे जो हम बताने आपको जा रहे हैं। प्रश्न उत्तर नंबर डालेंगे, प्रश्न उत्तर नंबर अगला प्रश्न लिखेंगे, जो भी है क्रम से आप लिख रहे हैं या कुछ भी डाल दीजिएगा। असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि, आप हेडिंग इसको डालेंगे। ठीक है, महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीतिक में प्रवेश ब्रिटिश सरकार के सहयोगी के रूप में किया था, क्योंकि उन्हें ब्रिटिश सरकार की ईमानदारी एवं न्यायप्रियता में विश्वास था। परंतु वर्ष 1919 में भारत में अनेक ऐसी घटनाएं घटित हुई जिन्होंने गांधी को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ करने के लिए विश्वास किया। इस घटनाओं में वर्ष 1919 का दमनकारी रालेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड आदि घटनाएं प्रमुख थी। इसमें हेडिंग की बात अगर करते हैं, असहयोग आंदोलन के कारण। असहयोग आंदोलन के निम्नलिखित कारण थे। पहले क्या थे? प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक कठिनाइयों के कारण महंगाई बहुत बढ़ गई। मध्यम वर्ग एवं निम्न वर्ग इस महंगाई से अत्यधिक परेशान हो गए थे। इन परिस्थितियों में भारतीयों में ब्रिटिश विरोध भावनाओं का प्रसार कर इन्हें आंदोलन हेतु प्रोत्साहित किया। रालेट एक्ट एक जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटनाओं के विदेशी शासकों के क्रूर एवं अभ्यास व्यवहार को उजागर कर दिया। पंजाब में अत्याचारों के संबंध में हंटर कमेटी की सिफारिशों ने सबकी आंखें खोल दी। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा, 100% आपको जितना हम क्वेश्चन बता रहे मित्रों आपको पेपर में मिलेगा। अगला प्रश्न बनता है, महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। विशेषता पूछे, कारण पूछे, कुछ भी पूछा जाएगा, महामंदी शब्द कहीं मिलेगा आप तुरंत इसको लिखना शुरू कर देंगे। तो प्रश्न उत्तर नंबर अगला प्रश्न डालेंगे, जो आप तीसरा चौथा जो भी लिखना चाहते हैं। तो देखिए उत्तर, 1929 के आसपास महामंदी शुरू हो गई और 1930 के दशक के मध्य तक बनी रही। इस अवधि के दौरान संसार के अधिकांश देशों ने उत्पादन, रोजगार एवं आय और व्यापार में अत्यधिक गिरावट को महसूस किया। महामंदी के लिए उत्तरदायी कारक, तो इनके पहला हेडिंग आप डालेंगे, पहला कारक कृषि उत्पादन की अधिकता की समस्या का बने रहना था और इसके कृषि उत्पादों का मूल्य घट गया। किसान ने अपनी संपूर्ण आय को बनाए रखने के लिए उत्पादन का विकास करने का प्रयास किया। इससे स्थिति खराब हो गई और कृषि उत्पादों का मूल्य और भी गिर गए। दूसरा क्या है? दूसरा कारक क्या है? 1920 के दशक के मध्य में बहुत से देशों ने अमेरिका से कर्ज लेकर अपनी विदेश
निवेश संबंधित आवश्यकताओं को पूरा किया। अमेरिकी पूंजीवादी ने यूरोपीय देशों को ऋण देना बंद कर दिया। इससे यूरोप में कुछ प्रमुख बैंक धाराशायी हो गए और मुद्रा का पतन हो गया, जैसे स्टर्लिंग। अमेरिका इस मंदी से गंभीर रूप से प्रभावित हुआ क्योंकि बैंकों ने घरेलू ऋण वापस लेना शुरू कर दिया था। इन्हें ऋण वापसी के नाम से जाना जाता है। किसान उपज नहीं बेच सके, परिवार तबाह हो गए और व्यवसाय ठप हो गए। अंत में अमेरिका की बैंकिंग प्रणाली धाराशायी हो गई क्योंकि बैंक निवेशों, एकत्रित ऋणों और जमाकर्ताओं के धन को लौटा पाने में असमर्थ थे। अमेरिका ने आय करों को दोगुना करके मंदी में अपनी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने का प्रयास किया, जिससे विश्व व्यापार बुरी तरह से नष्ट हो गई। भारत और महामंदी के कारण भारत के निर्यात आयात का अर्धपतन हो गया और प्राथमिक उत्पादों जैसे गेहूं, जूट का उत्पादन 1928 से 1934 के बीच जेडी से गिर गया। लेकिन औपनिवेशिक सरकार ने राजस्व की मांग को कम करने से मना कर दिया, इसीलिए किसान बुरी तरह से संकट में आ गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों, प्रश्न उत्तर नंबर अगला डालेंगे। कहीं भी प्रश्न पूछा जाएगा मृदा संरक्षण क्या है या पहाड़ी क्षेत्र मृदा प्रबंधन क्या होते हैं, तो मृदा माने होता है मिट्टी मित्रों। और याद रखिएगा कहीं भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको उत्तर क्या देना है, सुनिएगा। जल एवं वायु के प्रभाव से मिट्टी की ऊपरी परत का बहाव और उड़ाकर स्थानांतरित होना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। कहने का मतलब जैसे जब बरसात के समय में पानी जब बरसता मित्रों, पानी का बरसात होता है तो देहात में आप देखेंगे नदियों के जो घर बने होते हैं, पानी गिरता है, गिरने के बाद गलियों से धीरे धीरे कहाँ नदियों में चले जाते हैं। तो मिट्टी का जो बहाव एक स्थान से दूसरे स्थान तक बह जाता है, उसी को क्या कहते हैं, मृदा संरक्षण कहते हैं। ठीक है। और मृदा पृथ्वी का एक अमूल्य संसाधन है। मानव जीवन का अस्तित्व मृदा पर ही निर्भर है। मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएं जैसे भोजन, वस्त्र आदि की पूर्ति मृदा द्वारा ही होती है। इसके अतिरिक्त मृदा सर्वाधिक लोगों को रोजगार प्रदान करती है और मृदा पर ही विभिन्न वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं, जिससे पर्यावरण की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा जीव जंतुओं को आवास व भोजन प्राप्त होता है। मृदा संरक्षण के उपाय तो आप जान ही रहे, मृदा को अगर रोकना है तो वृक्षारोपण लगा देंगे। खाली भूमि पर, कृषि भूमि की मेड़ों पर वृक्षारोपण करना चाहिए क्योंकि वृक्षों की जड़ें मृदा को संगठित कर रखे। कहने का मतलब अगर आप पेड़ पौधा लगा देते हैं तो मिट्टी बहकर नहीं जाएगा। याद रखिएगा, ये मृदा के उपाय हैं, सुझाव भी हैं। खेतों में मेड़ निर्माण, खेतों में मेड़ से वर्षा द्वारा मिट्टी के बहाव से सुरक्षा होती है और खेते के किनारों ऊंची मेड़बंदी बनानी चाहिए। तो ये सब तो आप बात को जान ही रहे हैं। सिंचाई भी नियंत्रण करना होगा मित्रों। याद रखना, सिंचाई उतना करिए कि मेड़ से ज़्यादा पानी ना बहे। अगर पेड़ नहीं जाएगा तो मिट्टी कटेगा नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रश्न उत्तर नंबर अगला। तो आप हेडिंग डालेंगे, उसके बाद इसमें देखिए बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध जन आंदोलन का वर्णन कीजिए। तो याद रखिएगा मित्रों, विगत वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजनाओं और बड़े बांधों को उनके कई प्रतिकूल प्रभावों के कारण आम जनता, सिविल सोसाइटी के विरोध का सामना करना पड़ा, जिससे कुछ घटनाओं का वर्णन निम्नलिखित है। गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाई गई सरदार सरोवर बांध परियोजना स्थानीय समुदाय के बड़े पैमाने पर विस्थापन का कारण है। नर्मदा बचाओ आंदोलन नामक एक गैर सरकारी संगठन से कई पर्यावरणवादियों, आदिवासियों, लोगों, किसानों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ उचित पुनर्वास और परिस्थितियों सुरक्षा की मांग की गई। इसी प्रकार भागीरथी पर टिहरी बांध परियोजना में बड़े पैमाने पर विस्थापन से कई सामाजिक आंदोलनों की शुरुआत की गई। उत्तर प्रदेश में सोन नदी पर रिहंद बांध परियोजना से बड़े पैमाने पर विस्थापन किया, जिसके कारण इसे सार्वजनिक आंदोलन का सामना करना पड़ा। गुजरात में साबरमती घाटी के अधिक पानी से सूखे क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में आपूर्ति किए जाने पर
किसान दंगों के लिए तैयार हो गए थे। कावेरी नदी के पानी को साझा करने के लिए कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच बहुउद्देशीय परियोजनाओं की लागतों और लाभों को साझा करने के संबंध में अंतर्राज्यीय जल विवाद भी है। तो याद रखिएगा मित्रों, अगर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से संबंधित प्रश्न पूछे जाते तो आप इतना इसको लिखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। खनिज क्या है? तो भूवैज्ञानिक के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान स्वरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। जैसे खनिज हीरे जैसे कठोर, चूने जैसा नरम भी होता है। अगला प्रश्न देखिए, आग्नेय तथा कायांतरिक चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है? तो याद रखिएगा, खनिज आग्नेय तथा कायांतरिक चट्टानों की दरारों, जोड़ने और भ्रंशों में मिलते हैं और खनिजों का छोटा जमाव रिसाव के रूप में वृत्त जमाव परत के रूप में होता है। जस्ता, तांबा, जिंक, सीसा आदि खनिजों का जमाव इन्हीं सिराओं में होता है। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, क्या है? बहुसंख्यावाद से आप क्या समझते हैं? तो याद रखिएगा, अब इसके आगे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है क्या नहीं पूछा उस पर ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ बहुसंख्यावाद से आप क्या समझते हैं। तो बहुसंख्यावाद से तात्पर्य है कि यदि कोई समुदाय बहुसंख्या है तो वह अपने तरीके से देश पर शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की आवश्यकताओं का, इच्छाओं की आवेदना भी कर सकता है। 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना और सिंहली समुदायों ने नेताओं श्रीलंका में सरकार पर अपने बहुमत से राज्य स्थापित करना चाहा। 1956 में कानून पारित किया गया जिसके अंतर्गत तमिल भाषा की उपेक्षा कर श्रीलंका ने सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित किया। विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों एवं सरकारी नौकरियों सिंहली की प्राथमिकता देने की नीति भी चलाई गई। नए संविधान में यह घोषणा की गई कि सरकार केवल बौद्ध धर्म को संरक्षण और बढ़ावा देगी। ठीक है मित्रों, याद रखिएगा, वीडियो पहली बार आप सुनेंगे तो कम समझ में आएगा, दूसरी बार सुनेंगे तो ज़्यादा समझ में। अभी आपको सामाजिक विज्ञान के पेपर देने में बहुत समय है। ठीक है, होम्योपैथिक दवा की तरह अगर सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम सुने रहेंगे तो पूरे गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप पेपर में पूरा लिख के आ जाएंगे। अगला प्रश्न है, संवाद की किन्हीं 4 विशेषताओं को वर्णन करिए। ठीक है, तो याद रखिएगा, संघवाद की 4 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। यह सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है। विभिन्न स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन कराती है, परंतु कानून बनाने का, वसूलने एवं प्रशासनिक कार्यों पर दोनों का अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। संविधान सरकार के प्रत्येक स्तर के अस्तित्व एवं प्रभावी प्राधिकरण की गारंटी और सुरक्षा देता है। संविधान में संशोधन पर मौलिक प्रावधानों को केवल संघ परिवर्तित नहीं कर सकता है। ऐसे परिवर्तन करने के लिए संघ राज्य दोनों स्तर की सरकारों को सहमति की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों, क्या पूछा जा सकता है? धर्म और राजनीतिक के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए। तो कहीं भी प्रश्न अगर पूछेगा धर्म से तो आप इसको सवाल को तुरंत दौड़ा के लिख देंगे। धार्मिक विभाजन लैंगिक विभाजन जैसा सार्वभौमिक नहीं है, लेकिन विश्व में धार्मिक विरोधाभास अत्यधिक वापस है। भारत सहित अनेक देशों में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोगों की जनसंख्या अधिक। लैंगिक विभाजन के विपरीत धार्मिक विभाजन हमेशा राजनीतिक क्षेत्र को अभिव्यक्ति करता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें धर्म और राजनीतिक के बीच संबंध शामिल हैं, जिनका वर्णन निम्न प्रकार है। याद रखिएगा, गांधी जी के अनुसार धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता था। उनके अनुसार धर्म और राजनीतिक धर्म का अर्थ हिंदू और इस्लाम धर्म से न होकर नैतिक मूल्यों से था, जो सभी धर्मों से जुड़े हैं। उनका मानना था कि राजनीतिक धर्म स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए। मानवाधिकार समूहों की मांग है, सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि सांप्रदायिक दंगों के शिकार अधिकांश अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ही होते थे।
अगला प्रश्न पूछा जा सकता है मित्रों कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, या लोकतंत्र की मूल्यांकन कीजिए, या लोकतंत्र से लाभांकित, कुछ भी अगर प्रश्न पूछा है लोकतंत्र से याद रखिएगा तो आपको मित्रों यही लिखना है। लोकतंत्र की उम्मीद और वास्तविक परिणामों का आकलन सरकार की गुणवत्ता, आर्थिक कल्याण, असमानता, सामाजिक मतभेद, स्वतंत्रता और गरिमा के आधार पर किया जा सकता है। लोकतंत्र के परिणामों का आकलन करने के बाद इसे मान्यता दी जाती है कि लोकतंत्र सरकार का एक रूप है जो इसके तथ्यों को प्राप्त करने के लिए उचित स्थिति बना सकता है। लोकतंत्र में नागरिक अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। लोकतंत्र को अन्य विकल्पों की तुलना में सरकार का एक अच्छा रूप माना जाता है क्योंकि यह, पहला पॉइंट, नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा देता है। दूसरा पॉइंट, एक व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देता है। तीसरा पॉइंट, निर्णय लेने की गुणवत्ता में भी सुधार करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए मित्रों, आर्थिक गतिविधियां रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती है। तो आप देख लीजिएगा, रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर आर्थिक गतिविधियों को निम्नलिखित दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला, संगठित क्षेत्रक। इस क्षेत्रक में सभी गतिविधियां एक परिस्थिति के अंतर्गत होती हैं। और संगठित क्षेत्र में वे उद्यान अथवा कार्यस्थल आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है और लोगों के पास सुनिश्चित रोजगार होता है। दूसरा है असंगठित क्षेत्रक। असंगठित क्षेत्रक छोटी बिखरी इकाइयों से निर्मित होता है या नियम कानून की अवहेलना होती है। इनमें कोई पद्धति नहीं होती है। तो याद रखिएगा मित्रों, दिमाग में कभी मत बैठाइएगा कि हम इसको हेडिंग को सीरीज में टिक लगा के फिर लिख लें, पढ़ लें, कभी नहीं हो पाएगा। याद रखिएगा, आपको सुनना 2-3 बार वीडियो को पॉज कर करके, और पूरे गारंटी के साथ आपका सामाजिक विज्ञान पेपर सबसे अच्छा जाएगा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में किस प्रकार सहायता करता है, संक्षेप में बताइए। तो लंबे समय से विदेश व्यापार देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य माध्यम रहा। विदेश व्यापार घरेलू बाजारों अर्थात अपने देश के बाजारों से बाहर के बाजारों से माल पहुंचाने के लिए उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करता है। उत्पादक केवल अपने देश के बाजारों में ही अपने उत्पादन नहीं बेच सकते हैं, बल्कि विश्व के अन्य देशों के बाजारों में भी प्रसिद्ध कर सकते हैं। उदाहरण के लिए रूस में मोबाइल फ़ोन बनाने वाली मुख्य कंपनियां अमेरिका, यूरोप में हैं। इन देशों में उत्पादन का डिजाइन तैयार होता है। मोबाइल के अलग अलग पार्ट पूर्वी एशियाई देश मलेशिया, चीन आदि ताइवान में बनते हैं। फिर उन्हें चीन या भारत में असेंबल किया जाता है। फिर अंतिम उत्पाद को पूरे विश्व में बेचा जाता है। यह उदाहरण विश्व के विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण को दर्शाता है। अगर आप कहीं चलते फिरते हैं मित्रों तो याद रखिएगा, कान में ईयरफोन लगा लीजिएगा और इसको चलते रास्ते में सुनते रहिएगा। कोई काम कर रहे हैं तो सुनते रहिएगा, आपका सामाजिक विज्ञान पेपर अच्छा चला जाएगा। तो मैथ का 100% इस चैनल दक्ष फोरन क्लासेस पे आप बने रहिएगा। मैथ में अगर आप कुछ भी अपने जीवन में अभी तक नहीं पढ़े, गुणा भाग जोड़ घटाव तक नहीं आता है, अब आप कैसे मैथ में अच्छा नंबर लाएं, 100% आपका नंबर अच्छा आ जाएगा मित्रों। आइए चले आते बहुविकल्पी की बात करते हैं। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ है तो आप जान ही रहे, फ्रांस से। नेपोलियन का संबंध किस देश से था, तो याद रखिए नेपोलियन का फ्रांस से संबंध था। नेपोलियन ने नागरिक संहिता को कब लागू किया था, तो याद रखिएगा 1804 ईस्वी में लागू किया था। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1815 में फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा लागू हुई थी। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण को निम्नलिखित कौन से हैं, तो सभी हैं। नए मध्य वर्ग का उदय, उत्तरदायी विचारधारा का प्रसार, क्रांतिकारियों का उदय, ये सभी हैं। यूरोप में किस दशक में बड़ी आर्थिक मंदी आई है, तो 1830 में। अगले क्वेश्चन की बहुविकल्प की बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्रदान करने का लक्ष्य कब घोषित किया है, तो 1929 में। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था, दांडी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था, तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी नमक कानून तोड़ते हुए। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे, तो आप जान ही रहे हैं,
बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, याद रखिएगा। करो या मरो का नारा दिया था, किसने दिया था भैया? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। चले एक क्वेश्चन की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब चलते हैं, जर्मन एकीकरण प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाइए। तो 1884 के बाद यूरोप में राष्ट्र शक्ति और राजनीतिक सर्वोच्च अपना प्रस्तुत स्थापित करने के लिए रूढ़िवादियों से अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रयोग किया। जर्मनी में मध्यवर्गीय लोगों के बीच राष्ट्रवादी भावनाएं व्यापार थी। नियंत्रित राष्ट्र राज्य बनने का प्रयास किया था। प्रसन्न से राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया। प्रसा के प्रमुख मंत्री ऑटो हान बिस्मार्क को भी इस प्रक्रिया का जनक माना जाता है, जिसने प्रसन्न की सेना और नौकरशाही की सहायता ली थी। जर्मनी के एकीकरण के समय हुई घटनाएं निम्न थी। पहला पॉइंट क्या है? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ 7 वर्ष तक लड़ा गया युद्ध प्रसा की जीत के साथ समाप्त हो गया और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। 18 जनवरी 1871 को जर्मन राज्यों के शासकों सेना के गतिविधियों का प्रमुख मंत्री ऑटो हान बिस्मार्क सहित प्रशंसा के महत्व मंत्रियों की एक बैठक वायसराय के महल में हुई थी, जिसमें से काइजर विलियम्स प्रथम की अध्यक्षता में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई थी। तो मित्रों याद रखिएगा, प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे? विस्तृत में, अतिलघुत्तरी और लघुत्तरी में पूछे जाएंगे। तो आपके जो सवाल बताए गए आप इसको एक बार अच्छे से देख डालिएगा। आप इसी में अतिलघुत्तरी और लघुत्तरी और विस्तृत बना ले जाएंगे। अब आपका जो पेपर आपका आएगा, याद रखिएगा मित्रों, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, याद रखिएगा। अब आप लोग से निवेदन है मित्रों कि जितने पुलिस, आर्मी, एसएससी, बैंक, रेलवे, समीक्षा अधिकारी तक अगर तैयारी करते हैं मेरे प्रिय मित्र, तो जल्द से जल्द हो सकता है कि एक हफ्ते में सब पूरे टीम के साथ मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस शुरू करने जा रहे हैं। और आप लोग से निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें मित्रों। अपने ग्रुप में व्हाट्सअप जो जितने हमारे भाई चलाते हैं, इस वीडियो को ग्रुप में शेयर कर देखिएगा। अगर किसी का अपने लाइफ में भलाई करेंगे तो आपका भी भला इस पर करेगा, ये 100% याद रखिएगा। तो धन्यवाद। इस वीडियो को 2-3 बार जरूर देखिएगा। ठीक है मित्रों।